साथियों नमस्कार। मैं प्रमोद शर्मा संस्कार क्लासेज चिड़ावा के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पॉलिटिकल की अपनी क्लास चल रही थी। लास्ट टॉपिक हमने पॉलिटिकल साइंस में विधानमंडल का क्लियर किया था। आज हम पॉलिटिकल साइंस में एक नया टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मुख्यमंत्री व मंत्री परिषद का आज हम क्लियर करेंगे। मुख्यमंत्री व मंत्री परिषद का जो टॉपिक आज हम पढ़ रहे हैं, इससे पहले हमने प्रधानमंत्री व मंत्री परिषद का टॉपिक क्लियर किया था। तकरीबन प्रावधान बिल्कुल सेम है, अनुच्छेद का फर्क है कुछ, ज्यादातर जो प्रावधान है वो लगभग सेम है। इससे पहले हमने राष्ट्रपति का टॉपिक पढ़ा था, उस समय भी कुछ एक बातें क्लियर अपनी हुई थी। और प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद का जो टॉपिक पढ़ा था उसमें भी बहुत ज्यादा अपनी जो चीजें हैं वो क्लियर हुई थी। आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, मुख्यमंत्री व मंत्री परिषद। राज्यपाल का अपना टॉपिक हमने पढ़ा था, उस समय हमने एक चीज क्लियर की थी कि राज्य की कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होते हैं। राज्य की जो कार्यपालिका होती है, उस राज्य की कार्यपालिका का जो प्रधान होता है वो तो कौन होता है भाई? राज्यपाल। राज्य की कार्यपालिका का प्रधान होता है राज्यपाल। और राज्य की कार्यपालिका में जो शामिल होते हैं वो कौन कौन होते हैं? एक तो होता है राज्यपाल, एक मुख्यमंत्री व मंत्री परिषद। मुख्यमंत्री व मंत्री परिषद ये राज्य की कार्यपालिका में क्या होते हैं? शामिल होते हैं। यानी राज्य की कार्यपालिका किसे कहा जाता है? और एक होता है महाधिवक्ता। इन तीनों को ही हम एक साथ सामूहिक रूप से जो बोलेंगे वो क्या कहेंगे? राज्य की कार्यपालिका कहेंगे। कौन कौन शामिल होते हैं राज्य की कार्यपालिका में? राज्यपाल, मुख्यमंत्री व मंत्री परिषद और महाधिवक्ता। इन तीनों को ही क्या कहा जाता है? राज्य की कार्यपालिका कहा जाता है। राज्य की कार्यपालिका का जो प्रधान होता है वो तो कौन होता है? राज्यपाल। लेकिन हमने ये चर्चा की थी और इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का नाममात्र का या औपचारिक प्रधान होता है। क्या होता है? नाममात्र का या औपचारिक प्रधान होता है। यानी राज्य की कार्यपालिका की जो वास्तविक शक्ति होती है वो किसमें निहित होती है भाई? राज्य की कार्यपालिका की जो वास्तविक शक्ति होती है वो मुख्यमंत्री व मंत्री परिषद में निहित होती है। वास्तविक शक्ति किसके पास होती है? मुख्यमंत्री व मंत्री परिषद में। प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है कि राज्य की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, तो उसका जवाब क्या होगा? राज्यपाल होगा। राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है, तो उसका जवाब क्या होगा? मुख्यमंत्री होगा। राज्य की कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होते हैं, तो उसमें शामिल कौन कौन होंगे? राज्यपाल, मुख्यमंत्री व मंत्री परिषद, महाधिवक्ता। इन तीनों को ही राज्य की क्या कहा जाता है? कार्यपालिका कहा जाता है। जिस प्रकार से अपने देश की जो संघीय कार्यपालिका है, यदि उसके बारे में हम चर्चा करें तो संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व मंत्री परिषद तथा महान्यायवादी होते हैं, वो क्या होते हैं? शामिल होते हैं। जबकि राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री व मंत्री परिषद और महाधिवक्ता शामिल होते हैं। राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का एक नाममात्र का या औपचारिक प्रधान होता है। वास्तविक प्रधान राज्य की कार्यपालिका का जो होता है वो कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, यानी कार्यपालिका की वास्तविक रूप से जो शक्तियों का प्रयोग करने वाला होता है राज्य की कार्यपालिका का, वह कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। आज अपना जो टॉपिक है वो क्या है? मुख्यमंत्री व मंत्री परिषद। मंत्री परिषद का जो प्रधान होता है वो कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री मंत्री परिषद का क्या होता है? निर्माता होता है। मुख्यमंत्री मंत्री परिषद का प्रधान होता है। संविधान के अनुच्छेद 163 में प्रावधान है। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 163 में प्रावधान है कि राज्यपाल के कार्यों में सहायता व सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी। संविधान के कौन से अनुच्छेद में राज्य मंत्री परिषद का उल्लेख है भाई? संविधान के अनुच्छेद 163 में उल्लेख है कि राज्य मंत्री परिषद का उल्लेख है। और मंत्री परिषद का जो मुख्य कार्य है वो क्या है? मानो कि परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि मंत्री परिषद का प्रमुख कार्य क्या है, तो आपका जवाब क्या होगा? राज्यपाल को सहायता
देना और उसके सलाह देना। राज्य मंत्रिपरिषद का जो मुख्य कार्य है वो क्या है? राज्यपाल को कार्यों में सहायता व सलाह देना। क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 163 में जो मंत्रिपरिषद का उल्लेख है वो अपने देश के संविधान में इसी रूप में है कि राज्यपाल के कार्यों में सहायता व सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, और इस मंत्रिपरिषद का जो प्रधान होगा वो कौन होगा? वही मुख्यमंत्री होगा। यानी मुख्यमंत्री है वो मंत्रिपरिषद का क्या होता है? प्रधान होता है। तो राज्य मंत्रिपरिषद का उल्लेख है वो संविधान के अनुच्छेद 163 में है। अब इसके बारे में हम चर्चा करें, मंत्रिपरिषद में शामिल कौन कौन होते हैं? साथियों याद रखना, मंत्रिपरिषद में 3 स्तर के मंत्री शामिल होते हैं। कितने स्तर के मंत्री शामिल होते हैं? 3 स्तर के। सबसे पहले तो आते हैं कैबिनेट मंत्री। सबसे पहले तो कैबिनेट मंत्री। इन कैबिनेट मंत्रियों को हम केंद्रीय मंत्री भी बोलते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रीय मंत्री। दूसरे स्तर के जो मंत्री आते हैं वो कौन से आते हैं? राज्य मंत्री। कुछ राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के भी हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वर्तमान में अपने राजस्थान के शिक्षा मंत्री हैं गोविंद सिंह डोटासरा। ये स्वतंत्र प्रभार है इनके पास में शिक्षा महकमे का, और ये राज्य मंत्री हैं, न कि केंद्रीय मंत्री हैं। और तीसरे स्तर के जो मंत्री आते हैं उन्हें कहा जाता है उपमंत्री। इन मंत्रियों की सहायता के लिए, जो इनके काम को कुछ हल्का करने के लिए, इनकी मदद करने के लिए, इनके कार्य को बांटने के लिए कुछ अन्य लोगों को जो जिम्मेदारी सौंप दी जाती है जिन्हें उपमंत्री कहा जाता है। तो इस प्रकार मंत्रिपरिषद में जो शामिल मंत्री होते हैं उनके 3 स्तर कौन कौन से हो गए? केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री। केंद्रीय मंत्रियों को कैबिनेट मंत्री भी कहा जाता है। अपने देश के मूल संविधान में कैबिनेट शब्द का उल्लेख नहीं था। कैबिनेट या मंत्रिमंडल जिसे हम कहते हैं, अकेले जो केंद्रीय मंत्री या जो कैबिनेट मंत्री होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? मंत्रिमंडल कहा जाता है। अकेले जो कैबिनेट या जो केंद्रीय मंत्री है उन्हें किस नाम से जाना जाता है? मंत्रिमंडल के नाम से जाना जाता है। इस मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख अपने देश के मूल संविधान में नहीं था। पहली बार मंत्रिमंडल शब्द का जो प्रयोग किया गया था वह 44वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। और यह 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? वही ये 1978 में हुआ था। कब हुआ था 44वां संविधान संशोधन? 1978 में। और उस समय अपने देश के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? उस समय अपने देश के प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। ये अपने देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। 1977 में अपने देश के अंदर जनता पार्टी की सरकार बनी थी और उसके प्रधानमंत्री उस समय जो मोरारजी देसाई बने थे। इनके कार्यकाल में 44वां संविधान संशोधन किया गया था और उस 44वें संविधान संशोधन में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया था। राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में इस शब्द का प्रयोग है वो हुआ था। तो मंत्रिपरिषद में 3 स्तर के मंत्री होते हैं, कैबिनेट या केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री। तीनों को सामूहिक रूप से तो क्या कहा जाता है? मंत्रिपरिषद। और अकेले जो केंद्रीय मंत्री या जो कैबिनेट मंत्री होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वही मंत्रिमंडल। अकेले जो केंद्रीय या कैबिनेट मंत्री होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? मंत्रिमंडल के नाम से जाना जाता है। तो मंत्रिपरिषद में 3 स्तर के मंत्री होते हैं। अनुच्छेद 163 में राज्य मंत्रिपरिषद का क्या है? उल्लेख है। जो अपनी केंद्रीय मंत्रिपरिषद है उसमें भी कितने स्तर के मंत्री होते हैं? 3 स्तर के मंत्री होते हैं। सेम यही फार्मूला उसका है, केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री। उसके बाद में देखो, मंत्रिपरिषद का निर्माता किसे कहा जाता है? मुख्यमंत्री को कहा जाता है। मंत्रिपरिषद के जो सदस्य होते हैं, मंत्रिपरिषद के सदस्यों की जो नियुक्ति की जाती है, राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और राज्यपाल मंत्रिपरिषद के सदस्यों की जो नियुक्ति करता है, यह नियुक्ति किसकी सलाह से करता है? यह मुख्यमंत्री की सलाह से करता है। यानी मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, लेकिन राज्यपाल किसकी सलाह से यह नियुक्ति करता है? यह मुख्यमंत्री की सलाह से करता है। मंत्रिपरिषद में कौन कौन शामिल होंगे यह निर्णय जो किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? सीएम के द्वारा किया जाता है, यानी कि मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। इसीलिए मुख्यमंत्री को क्या कहा जाता है? मंत्रिपरिषद का निर्माता कहा जाता है। ठीक है। मंत्रिपरिषद का सदस्य जो भी है, जिसको मंत्री के रूप में जो शपथ दिलाने का कार्य किया जाता है, वो किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा।
मंत्री परिषद में शामिल कौन होगा, यह निर्णय किसका होता है? यह निर्णय मुख्यमंत्री का होता है कि मंत्री परिषद में किसे शामिल किया जाना है। उसके बाद में आगे हम चर्चा करें कि मंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति है वो तो मुख्यमंत्री द्वारा हो गई, राज्यपाल द्वारा हो गई। किसकी सलाह से? मुख्यमंत्री की सलाह से। राज्यपाल है वो क्या करता है? मंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है। मंत्री परिषद में कौन शामिल होगा, यह निर्णय भी किसके द्वारा किया जाता है? मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। राज्यपाल मंत्री परिषद के सदस्यों की जो नियुक्ति करता है, इसका प्रावधान है वो संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 164 में है। मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति की जाती है वो भी किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 164(1) के अंतर्गत राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और मुख्यमंत्री की सलाह से मंत्री परिषद के अन्य सदस्यों की क्या करता है? नियुक्ति करता है। अब यहां पर प्रश्न यह खड़ा हो रहा है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किसे करता है? प्रश्न भी अच्छा है। प्रधानमंत्री का टॉपिक हमने पढ़ा था, उस समय भी हमने ये चीजें क्लियर की थी कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है, वो किसे करता है। अब यहां पर प्रश्न यह खड़ा हो रहा है कि मुख्यमंत्री के रूप में जो राज्यपाल द्वारा नियुक्त जो व्यक्ति किया जाता है वो किसे किया जाता है? तो विधानसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है उसे राज्यपाल क्या करता है? विधानसभा में बहुमत दल के नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। किसे करता है? विधानसभा में बहुमत दल का नेता। ये वैसे भी प्रश्न पूछा जाता है कि मुख्यमंत्री विधानसभा में क्या होता है? बहुमत दल का नेता होता है। विधानसभा में बहुमत दल का नेता जो होता है उसे राज्यपाल क्या करता है? मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। यदि विधानसभा में किसी एक राजनीतिक पार्टी को बहुमत नहीं है तो ऐसी स्थिति में जो गठबंधन राजनीतिक पार्टियों का है और उसका जो नेता है उसे राज्यपाल क्या करेगा? मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करेगा। और जब ऐसी भी स्थिति नहीं है तो फिर राज्यपाल जो सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है उस राजनीतिक पार्टी का जो नेता है उसे क्या करेगा? मुख्यमंत्री के लिए वह आमंत्रित करेगा, मुख्यमंत्री के रूप में वह नियुक्त करेगा, बेशर्त वो यदि कुछ समय के अंदर अपना बहुमत सिद्ध कर देता है तो। वैसे उसके लिए जो टाइम पीरियड होता है वो 30 दिन का होता है कि राज्यपाल जिसे मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करता है, यदि विधानसभा के अंदर बहुमत का अभाव है तो ऐसी स्थिति में 30 दिन की अवधि में उसे क्या करना पड़ता है? बहुमत वो सिद्ध करना पड़ता है। उसके बाद में हम देखें मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। विधानसभा में बहुमत दल का जो नेता होता है उसे राज्यपाल क्या करता है? मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। और मुख्यमंत्री की सलाह से ही मंत्री परिषद के अन्य सदस्यों की जो नियुक्ति है वो भी किसके द्वारा की जाती है? वो भी राज्यपाल के द्वारा की जाती है। मंत्री परिषद के जो सदस्य होते हैं उनके लिए कहीं पर भी यह आवश्यक नहीं है कि वह विधानसभा का सदस्य हो। जिस दिन वह मंत्री का पद ग्रहण करता है, यदि किसी राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल है, यानी कि राज्य के अंदर विधानसभा और विधान परिषद, वर्तमान में अपने देश के अंदर देखा जाए तो 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर द्विसदनात्मक विधानमंडल है। इसके अलावा 22 राज्यों के अंदर यदि हम देखें तो वहां पर एक सदनात्मक विधानमंडल है। तो जिस राज्य के अंदर द्विसदनात्मक विधानमंडल है उस राज्य के अंदर मुख्यमंत्री के लिए विधानमंडल के दोनों सदनों में यानी विधानसभा और विधान परिषद कोई से भी सदन का वो क्या हो सकता है? सदस्य हो सकता है। उसके लिए जरूरी नहीं है कि वो विधानसभा का ही सदस्य हो, विधान परिषद का भी क्या हो सकता है? सदस्य हो सकता है। जिस प्रकार से अपने देश के अंदर जो प्रधानमंत्री होता है उसके लिए कहीं पर भी आवश्यक नहीं है कि वह लोकसभा का ही सदस्य हो, राज्यसभा का सदस्य है वो भी क्या हो सकता है? अपने देश के अंदर प्रधानमंत्री हो सकता है। लेकिन जिस राज्य के अंदर केवल एक ही सदन विधानसभा है वहां पर विधानसभा का जो सदस्य है और उसके पास में जो बहुमत दल का नेता जो जिसे चुना जाता है उसे राज्यपाल मुख्यमंत्री के रूप में क्या करता है? नियुक्त करता है। तो यही जो नियम है वो किसके लिए लागू है? मंत्री परिषद के सदस्यों के लिए लागू है। मंत्री परिषद का सदस्य के लिए यह कहीं पर भी आवश्यक नहीं है कि वो पहले विधानमंडल का सदस्य बने और उसके बाद में वो क्या बने? मंत्री बने। यह कहीं पर भी ऐसा अपने देश के संविधान में नहीं है। मंत्री परिषद सदस्य के लिए आवश्यक कहीं पर भी यह नहीं है। लेकिन जिस दिन वह मंत्री का पद ग्रहण करता है
उससे लेकर के 6 माह की अवधि में उसे विधानमंडल का सदस्य होना आवश्यक है। जिस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल है वहां पर तो वो विधानसभा या विधान परिषद कोई से भी सदन का सदस्य हो सकता है, और जिस राज्य के अंदर केवल एक विधानसभा ही है उस राज्य के अंदर मंत्री परिषद सदस्य के लिए आवश्यक है कि वो 6 महीने के अंदर विधानसभा का सदस्य बने। 6 महीने की अवधि में यदि वह विधानसभा का सदस्य नहीं चुना जाता है तो ऐसी स्थिति में उसका स्थान रिक्त माना जाएगा। परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि कोई भी सदस्य मंत्री पद के लिए नियुक्त करता है, यदि वह विधानसभा का सदस्य नहीं है तो ऐसी स्थिति में कितनी अवधि में उसे विधानसभा का सदस्य होना आवश्यक है, तो उसका जवाब क्या होगा, 6 माह में। यानी कोई भी सदस्य विधानसभा का सदस्य बने बिना भी 6 माह तक क्या रह सकता है, मुख्यमंत्री या मंत्री परिषद का सदस्य रह सकता है। लेकिन 6 महीने के अंदर यदि द्विसदनात्मक विधानमंडल है तो विधानसभा व विधान परिषद दोनों सदनों में कोई से भी सदन की सदस्यता उसके पास होनी आवश्यक है, और केवल यदि उनके पास राज्य के अंदर केवल एक सदनात्मक विधानमंडल है तो विधानसभा का सदस्य होना उसके लिए क्या है, आवश्यक है। मंत्री परिषद के सदस्य सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मंत्री परिषद के सदस्य सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं भाई, मंत्री परिषद के सदस्य सामूहिक रूप से तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और व्यक्तिगत दृष्टि से यदि हम देखें तो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, व्यक्तिगत दृष्टि से यदि हम देखें तो व्यक्तिगत रूप से वह राज्यपाल के प्रति क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है राज्य मंत्री परिषद के सदस्य सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा, विधानसभा। जिस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल है वहां पर भी सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होंगे, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे, और व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होंगे। यानी मंत्री परिषद के सदस्य राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही पद पर बने रहते हैं। किसकी इच्छा पर्यंत पद पर बने रहते हैं, राज्यपाल की प्रसाद पर्यंत या इच्छा पर्यंत वो क्या रहते हैं, पद पर बने रहते हैं। कहने का मतलब राज्यपाल उन्हें कभी भी क्या कर सकता है, पद से बर्खास्त कर सकता है। सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, इसका तात्पर्य क्या है। सबसे पहले तो यह देखो, अपने देश के संविधान में जो सामूहिक उत्तरदायित्व का प्रावधान है वह अपने देश के संविधान में ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अपने देश के अंदर जो मंत्री परिषद के सदस्य सामूहिक रूप से लोकसभा या राज्य के अंदर विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, यह प्रावधान अपने देश के संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है भाई, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। फिर इस सामूहिक उत्तरदायित्व का प्रावधान क्या है, क्या मतलब है इस सामूहिक उत्तरदायित्व का। सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब है राज्य मंत्री परिषद के किसी भी एक सदस्य के विरुद्ध यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है तो संपूर्ण मंत्री परिषद ही क्या हो जाती है, बर्खास्त हो जाती है। उसके अंदर मुख्यमंत्री भी क्या होता है, शामिल होता है, क्योंकि स्वयं मुख्यमंत्री तो सर्वोच्च कैबिनेट मंत्री होता है, वो भी एक मंत्री परिषद का क्या होता है, सदस्य होता है। तो सामूहिक रूप से तो किसके प्रति उत्तरदायी होंगे, विधानसभा के प्रति। और सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब क्या हो गया, किसी एक मंत्री के विरुद्ध यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित होता तो संपूर्ण मंत्री परिषद को क्या होना पड़ता है, बर्खास्त होना पड़ता है, जिसे क्या कहा जाता है, सामूहिक उत्तरदायित्व कहा जाता है। यानी एक की सजा सबको क्या होती है, भुगतनी पड़ती है। ठीक है। व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होंगे, राज्यपाल के प्रति। और मंत्री परिषद के सदस्यों के विरुद्ध जो अविश्वास प्रस्ताव पारित होगा वो केवल और केवल विधानसभा में ही पारित होगा। यदि राज्य के अंदर विधान परिषद है तो ऐसी स्थिति में भी विधानसभा में ही क्या होगा, अविश्वास प्रस्ताव पारित होगा। इसीलिए सामूहिक उत्तरदायित्व जो मंत्रियों का वो किसके प्रति है, विधानसभा के प्रति है। ठीक है। उसके बाद में हम चर्चा करें कि मंत्री परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, अधिकतम। 91वां संविधान संशोधन किया गया था, 91वां संशोधन, और ये 91वां संशोधन कब हुआ था, 2003 में। और इस 91वां जो संशोधन किया गया था 2003 में, उस समय अपने देश के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी। कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 91वें संविधान संशोधन के समय अपने देश के प्रधानमंत्री कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे। या 91वें संविधान संशोधन में क्या कुछ परिवर्तन किया गया था अपने देश के संविधान में।
या फिर मंत्री परिषद का जो आकार निश्चित किया गया था वो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था? तो 91वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था, जो कब हुआ था? 2003 में। ये क्या है 91वां संविधान संशोधन? 91वें संविधान संशोधन के द्वारा अपने देश में मंत्री परिषद का आकार विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% निश्चित कर दिया गया कि किसी भी राज्य में मंत्री परिषद का जो आकार है वो विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा और 12 से कम नहीं होगा। यह प्रावधान 91वें संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया था। फॉर एग्जाम्पल, अपने राजस्थान राज्य के अंदर यदि हम देखें तो राजस्थान राज्य के अंदर टोटल विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है भाई? 200 है, और 200 का 15% हम देखेंगे तो कितना होगा? 30। यानी राजस्थान में मंत्री परिषद में अधिकतम कितने सदस्य शामिल हो सकते हैं? 30 हो सकते हैं। 30 में एक मुख्यमंत्री भी आ गया और 29 अन्य मंत्री भी आ गए। ठीक है, एक मुख्यमंत्री भी और 29 अन्य मंत्री भी आ गए। ठीक है, इसमें उप मुख्यमंत्री का कोई रोल नहीं होता है। अपने देश के संविधान में कहीं पर भी उप प्रधानमंत्री और उप मुख्यमंत्री का कोई भी पद नहीं है। चाहे एक राज्य के अंदर 20 उप मुख्यमंत्री बना दो और चाहे अपने देश में 20 बना दो उप प्रधानमंत्री, अपने देश के संविधान में उप प्रधानमंत्री उप मुख्यमंत्री का कोई भी क्या नहीं है? पद का प्रावधान नहीं है। इनकी किसी भी प्रकार की कोई भूमिका नहीं होती है। ये केवल और केवल एक मंत्री होते हैं। ठीक है, चाहे राज्य के अंदर एक साथ 4 उप मुख्यमंत्री बना दो, चाहे 10 बना दो, चाहे एक भी मत बनाओ, संविधान ये कोई संवैधानिक पद नहीं है। तो अपने राजस्थान राज्य के अंदर यदि हम देखें तो मंत्री परिषद में अधिकतम कितने सदस्य शामिल हो सकते हैं? 30, यानी मुख्यमंत्री सहित 30, एक मुख्यमंत्री और 29 अन्य मंत्री। तो 91वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या कर दिया गया? मंत्री परिषद का जो आकार है वो निश्चित कर दिया गया। आज की जो अपनी क्लास थी उसके अंदर हम मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के टॉपिक की हमने शुरुआत की। इसको आप अच्छी तरह से क्लियर करना। कल इसके आगे हम पुनः इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। इसमें किसी भी प्रकार की कोई आपकी यदि समस्या आती है तो कमेंट के माध्यम से बिल्कुल आप अवगत कराना। थैंक यू।